नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री के उपहारों और स्मृति चिन्हों की नीलामी से आम जनता को राष्ट्रीय गौरव की स्मृतियां अपने पास रखने का सुनहरा अवसर मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पीएम को भेंट किए गए उपहारों की ई नीलामी के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में चल रही प्रदर्शनी देखी। इस नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को समर्पित की जाएगी। इन दिनों राष्ट्रीय गौरव से जुड़े सामानों, स्मृति चिन्हों को अपने घर ले जाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। ये ऐसे स्मृति चिन्ह और सामान हैं जिनका संबंध देश के गौरव से, सम्मान से जुड़ा हुआ है। ये वो उपहार और स्मृति चिन्ह हैं जो पीएम मोदी को उपहार के तौर पर दिए गए हैं। इनकी संख्या 1000 से भी ऊपर है। इसमें टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के विजेताओं द्वारा पीएम को दिए गए उपहार भी शामिल हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बेहतरीन, गरिमापूर्ण और दूरदर्शी परंपरा का निर्वहन लगातार हो रहा है, जो सौभाग्य से संस्कृति मंत्रालय के एनजीएमएम में नियमित तौर पर प्रतिवर्ष होता है। देश के भीतर या देश के बाहर जो भी पारितोषिक उनको मिलते हैं, उन सब का वो विधिवत इस स्थान पर आकर्षण होता है। इन उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही इन सभी उपहारों की प्रदर्शनी दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगाई गई है। इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे और वहां पर रखे उपहारों को करीब से निहारा। 2 वर्ष मुझे भी इसके आयोजन में शामिल होने का मौका मिला है। आज जल शक्ति राज्य मंत्री होने के नाते मुझे तीसरी बार विधिवत इसको देखने का अवसर मिला। मैं देश की जनता से और देश के बाहर जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं है, एक अच्छी हिस्सेदारी करने का अवसर है। और जो भावनाओं से जुड़े हुए पारितोषिक प्रधानमंत्री जी को मिले हैं, वो अगर हमारे घरों में सुसज्जित होंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर और क्षण होगा और देश के विकास में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। इन उपहारों की नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को दी जाएगी। ये ई नीलामी 17 सितंबर से चल रही है, जो 7 अक्टूबर तक वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in के माध्यम से की जा रही है। और उससे जो भी धन आता है वो नमामि गंगे कार्यक्रम में जाता है, यानी मूलतः स्वच्छता के लिए और हमारे जल संसाधनों की जागरूकता के लिए। और मैं बाद में ये मानता हूँ कि नदी सभ्यता को संबल प्रदान करने के लिए भी ये बड़ा अनुकरणीय प्रयास है। आप सभी आइए और इस ई नीलामी में हिस्सा लेकर देश के गौरव को अपने घर लाइए। और भाई झज्जर में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों भी आमने सामने नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इसके बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच ये समझौता हुआ था कि 15 लोग डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखा सकते हैं और बाद में समझौते के मुताबिक ही प्रदर्शनकारियों ने विरोध भी किया। और इस बीच में ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से किसानों का हंगामा यहां पर तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वही दूसरी ओर जब हंगामा तेज हो गया और उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जवानों को
इस विरोध को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। धान की खरीद शुरू होने से पहले मजदूरों ने हड़ताल की। मजदूर मजदूरी दर घटाने से नाराज हैं और उनकी मांग है कि हर बार की तरह इस बार भी उनकी मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, का कहना है कि उनकी मजदूरी कम कर दी गई, जबकि उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी। आज फतेहाबाद अनाज मंडी में मजदूर एकत्र हुए, धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मजदूरों ने कहा कि उनकी मजदूरी 17 रुपए कुछ पैसे थी, लेकिन उसे घटाकर 93 पैसे कम कर दिया गया, जबकि मजदूरों की लगातार मांग की जा रही थी कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। मजदूरों ने साफ तौर पर कहा कि आज उनके द्वारा पूरे प्रदेश की 122 मंडियों में हड़ताल की गई है और आने वाले दिनों में अगर उनकी मजदूरी नहीं बढ़ाई गई तो वह मंडी के गेट बंद करेंगे और भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। इसके चलते सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू होने से निराश किसान मार्केट कमेटी कार्यालय में इकट्ठा होना शुरू कर रहे हैं। किसानों की रणनीति क्या रहेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में रोष व्याप्त है। धान की खरीद को लेकर असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। पहले सरकार द्वारा कहा गया था कि 25 सितंबर से धान की खरीद शुरू की जाएगी, उसके बाद 1 अक्टूबर और अब 11 अक्टूबर का फरमान जारी हुआ है। धान की खरीद शुरू होगी या नहीं होगी, इसको लेकर जो है किसान व किसान संगठन से जुड़े हुए नेता बेहद परेशान हैं और उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बनाया हुआ है। हमारे साथ किसान साथी व किसान यूनियन से जुड़े हुए नेता हैं, आइए हम उनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे। आज धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अब आगे क्या कहा गया है? देखो, पहले दुष्यंत चौटाला ने 25 सितंबर से बोली थी भी 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। चलो, फिर इन्होंने 1 बोल दी। भाई 1 का तो आज बहुत बड़ा सुशासन था कि 1 से शुरू होएगी। किसानों में भी रोष बहुत ज़्यादा हो गया। आज 1 से होने तो अब 11 का टाइम दिया। 11 का तो कोई मतलब नहीं बनता जी। कब आगे क्या रणनीति है आपकी? रणनीति जी, अभी अपने सारे जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान सारे आ रहे हैं, तो सारे बैठ के एक बार वो करते हैं। किसानों की मीटिंग 10:30 बजे यहाँ बुलाया हुआ, तो सारे इकट्ठे। तो देखिए, किसानों की मीटिंग बुलाई गई है, कुछ और लोग भी हैं जी। आप क्या कहेंगे जो आज से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि खरीद शुरू हो गई? सारी गवर्नमेंट नहीं कर रही इनको। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा गुरुग्राम से, तो ये तो किसान की बहुत ज़्यादा किसान है जी। आप क्या कहेंगे? आज से खरीद शुरू होनी थी। ऐसे आज से खरीद शुरू होनी थी। हम 29 तारीख को डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने लिखित में, डीसी साहब ने नहीं, एसडीएम ने, हाँ एसडीएम ने लिखित रूप में दिया था कि 1 तारीख से आपकी खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन ये पता नहीं कौन इनके सलाहकार हैं, कौन इनके वो हैं। ये तो कहते हैं मंडी में जीरी है ही नहीं, जीरी तो हरी खड़ी है अभी। ये अगर हरी खड़ी है तो ये जीरी किसकी है? अगर हमारी नहीं है तो ये आड़तियों की होगी। वो कहाँ से लेके आए, इसकी इंक्वायरी करें पहले। अब 11 तारीख 11 मेरी डिमांड अब उल्टा है, क्योंकि ये जो किसान है ना, ये भी बहे हुए हैं हमारे ज़्यादातर, जो सिर्फ कहते हैं चाहे हमारा हम बर्बादी हो जाए पर मोदी रहना हमारे साथ। इस करके मैं तो ये उल्टी डिमांड रख रहा हूँ, भाई ये जो 11 अक्टूबर की है ना, इसको 11 नवंबर किया जाए। और ये जो 25 क्विंटल की डिमांड रखी है वो 10 क्विंटल की जाए, पर एकड़ 10 क्विंटल तुले तो हम खुश हैं सरकार से। तो देखिए किस तरह से जो है ये भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मंडी जो है लबालब भरी है, लेकिन जो खरीद है उसकी पहले 25 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, अब 11 अक्टूबर को भी खरीद होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और भाई गोरौंडा में मंडी प्रधान रामलाल गोयल ने कहा कि खरीद में देरी होने से व्यवस्था बिगड़नी शुरू हो गई है। किसान धान काट चुके हैं, जो फसल खेतों में पड़ी है वह बर्बाद हो जाएगी। सरकार को नमी के बारे में पहले नियम बनाना चाहिए था। हमारे सहयोगी ने मंडी एसोसिएशन के खास मेंबर से बातचीत की है, सुनिए। देर रात सरकार ने धान की सरकारी खरीद की तारीख को बढ़ा दिया है। 1 अक्टूबर से खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अचानक इस तारीख में बदलाव किया गया है। अब ये सरकारी खरीद 11 अक्टूबर से की जाएगी। इस स्थिति में जो बदलाव हुआ है उसका क्या असर किसानों पर, मंडियों पर और व्यापारियों पर पड़ेगा, उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी और अध्यक्ष मौजूद हैं। रामलाल जी बताएं, तो जिस तरह से अचानक बढ़ा दी गई है डेट में अंदर जी,
क्या असर देखते हैं मंडी पर? असर तो ये है जी, सरकार का हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। पहले 25 तारीख थी, चलो 25 तारीख बारिश इस बार ज़्यादा थी, उसके बाद 1 तारीख की। 1 तारीख का जो होता है ना, जो ये PRGरी होती है, इसका तो आज आप गेट पे जाके देखो, इतना मतलब 5 तारीख तक तो खेतों में एक दाना भी नहीं रहेगा PR का। और यहाँ अगर 2 दिन खरीद शुरू नहीं होती है, 11 तारीख और 10 तारीख तो बहुत दूर की बात है, 5 दिन में इतना बुरा हाल हो जाएगा। पूरी मंडी क्या, सड़कों पे भी एक पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। तर्क ये दिया गया है कि बरसात ज़्यादा हुई है सीजन में, इसलिए फसल के अंदर मॉइस्चर है, 10 दिन में मॉइस्चर कम होगा। मॉइस्चर का देखो, सरकार को बैठ के, ये सरकार के पास इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको हमारे से ज़्यादा समझ है। उन्होंने बैठ के इसका मसला, जैसे कि हमारे एक राइस एसोसिएशन हरियाणा लेवल की, उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी भी मॉइस्चर ये तो आएगा। देखो ये कोई ऊपर वाले का, कुदरत का वो है, बारिश किसी के हाथ में नहीं है, तो उसका मॉइस्चर वो बढ़ा दें। तो इसका कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस पर भी तो सरकार डिसीजन लेती है। हम तो आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही मांग करते हैं कि भी अगर इसको जल्द से जल्द इसका वो करे, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी मंडियों में। तो मंडी की क्या स्थिति है जी आज? जिस तरह से मंडी की स्थिति खराब है, चारों तरफ माल पड़े हैं। और अभी से पहले 1 तारीख आज सारे मंडी चौक होगी। अगर 5-4 दिन माल गवर्नमेंट नहीं लेगी तो जो किसानों के जो माल आए हुए हैं वो सारे सड़ जाएंगे, इसको कोई लेने वाला नहीं पाए। और वहीं यमुनानगर में धान खरीद को लेकर किसानों में भारी रोष देखने को मिला। किसान संगठनों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आज से खरीद शुरू नहीं हुई तो वह शनिवार से मंत्रियों, विधायकों के निवास स्थानों का घेराव करेंगे। किसानों का कहना है कि प्रदेश की अधिकांश अनाज मंडियों में लाखों क्विंटल धान आ चुका है, लेकिन उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। चरखे दादरी में फोगाट खाप पंचगामा खाप ने स्पेशल गिरदावरी और जल निकासी को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सरकार से गिरदावरी कर सही मुआवजा देने की मांग की है। जल भराव से बर्बाद हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाए जाने व उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर आज फोगाट खाप व पंचगामा खाप के द्वारा चरखी दादरी में पहले एक बैठक आयोजित की गई। उसके बाद न केवल खाप प्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया, बल्कि समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग भी ज्ञापन के जरिए की गई। हालांकि आपको बता दें कि जल निकासी की मांग को लेकर पहले भी न केवल फोगाट खाप बल्कि दूसरे जन संगठन लगातार प्रदर्शन कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज न केवल दयाल धाम पर एक बैठक आयोजित की गई और बैठक के जरिए एक तरह से जो है ज्ञापन पत्र प्रेषित किया गया और ज्ञापन देकर सरकार से समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई, साथ ही स्पेशल गिरदावरी किए जाने की मांग भी की गई। हालांकि हुक्मरान लगातार इस बात को लेकर पहले से संजीदगी दिखाने की बात कह रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के द्वारा भी इस बाबत न केवल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे बल्कि स्पेशल गिरदावरी किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए थे। अब देखना होगा कि किस तरह से जल निकासी की वजह से बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा किसानों को मिल पाता है। चरखी दादरी से छेवगियानी लहरी और वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। और पंचकुला के MDC में शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में हर साल की तरह इस साल भी अश्विनी नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और नवरात्र मेले को लेकर पंचकुला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। पंचकुला के श्री माता मनसा देवी शक्तिपीठ में शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बैठक की और इस बैठक में पंचकुला के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, DCP पंचकुला मोहित खांडा, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नवरात्र मेले के दौरान लोगों को कोई समस्या न आए, इसको लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। नवरात्रों के मेलों को लेकर के यहाँ सभी अधिकारियों की एक बैठक, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के या श्रद्धालुओं को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कोविड का जो नियम है उनका ध्यान रखा है। इन विषयों को लेकर के आज विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है और मेले की जो नवरात्रों का मेला जिस पे लाखों हमारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, उस दृष्टि से हमने कहा कि जो बसेस हैं वो स्पेशली जो हमारी पंचकुला रोडवेज की बसें हैं, चारों डायरेक्शन से, चाहे वो रायपुरानी है, चाहे कालका है, चाहे मोहाली है या
यूँ कह लीजिए सेक्टर 43 है, या और जो जगह से सीधी बसें जो हैं वो माता मनसा देवी जो सिद्धपीठ है वहाँ तक आनी चाहिए और आने जाने की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के हर नागरिक के उत्थान के लिए संकल्पित है और समाज का हर वर्ग बराबरी पर पहुंचे। इसी बात के मद्देनजर विभाग तमाम योजनाओं के माध्यम से लोगों का आर्थिक उत्थान कर रहा है। प्रसाद मुखर्जी के नाम से हरियाणा सरकार ने ये स्कीम चला रखी है, जो परिवार का कोई सदस्य अगर रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है तो उस परिवार को सांत्वना देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि आज हमने हमारे ज़िले में वो वितरित की है। लगभग 97 लाभार्थियों को हमने राशि दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेमपुष्प। अपने पूरे शहर का घूट दिया दम, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा विरोध करने का अधिकार, लेकिन दूसरों की संपत्ति नहीं कर सकते नष्ट। धान खरीद शुरू न होने पर कई जिलों में किसानों का प्रदर्शन। किसान संगठनों ने कल सांसदों और विधायकों के आवास घेराव की दी चेतावनी। केंद्र के निर्देश के बाद 11 अक्टूबर से शुरू होगी खरीद। अंत्योदय का सपना साकार करने में युवा निभाए भूमिका। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों से रूबरू हुए मुख्यमंत्री। परिवार पहचान पत्र योजना में योगदान का किया आह्वान। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर कांग्रेस दावेदारों से मांगे आवेदन। 4 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की डेडलाइन। दिल्ली में विवेक बंसल की अगुवाई में हुई हरियाणा कांग्रेस की बैठक। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि दिवाली तक फरीदाबाद और वल्लभगढ़ में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 90% लोग पहली और दूसरी डोज लगवा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि दिवाली तक सभी लोग पहली और दूसरी डोज लगवाकर इसमें निपट चुके होंगे। कैबिनेट मंत्री ने उन लोगों से भी आह्वान किया कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर 3 में पौधारोपण करने के लिए पहुंचे थे। इस पार्क में कुल 200 पौधे लगाए गए। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान गुरुद्वारे में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। वैक्सीनेशन की जो डोज जो लग रही हैं, और मैं जो चावला कॉलोनी में गया हूँ, ये 21वीं डोज है जो जहाँ पे लोग लगाएं। दूसरी डोज चल रही है और ज़्यादा दिवाली से पहले हम चाहते हैं कि पूरे शहर में ये दोनों डोज कंप्लीट हो और लोगों को बीमारी जैसी आपदा जैसी बीमारी उससे मुक्ति मिले। तो उसका अभियान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन का जो चला हुआ है अभियान, उसका शुरुआत हमने करी है। दूसरा ये हमने दान पानी पार्क में आज वृक्ष रोपण करा है। अंबाला में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर जमकर विरोध किया। यूनियन नेताओं ने अपनी मांगों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार ने हरियाणा की आंगनबाड़ियों का जिम्मा हिमाचल की एक एनजीओ को दे दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। यूनियन के नेताओं का यह कहना है कि सरकार और हमारी यूनियन के बीच 2018 में समझौता हुआ था, जिससे अभी तक लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि पोषण ट्रैक ऐप पर काम करना संभव नहीं है। हमारी मांग न मानने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और वही भिवानी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी हुई हैं। लॉकडाउन में कोरोना काल के एकांतवास के बाद एक बार फिर से प्रदेश के स्कूली बच्चों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिला है। प्रदेश के शिक्षा महकमे के द्वारा कल्चरल फेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें न केवल रागनी डांस
बल्कि दूसरी विधाओं का प्रदर्शन विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरह के फेस्टिवल आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें विद्यार्थी अपने हुनर का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहरहाल, जिस तरह से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाए जाने का चलन जारी था, लेकिन कोरोना के एकांतवास की वजह से तमाम गतिविधियां ठप सी हो गई थी। एक बार फिर से इन गतिविधियों को चालू किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। प्रदेश भर के साथ साथ गुरुग्राम में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह से सख्त हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिले में 38 सरकारी सेंटर्स पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की है, जो जगह जगह जाकर फीवर सर्वे कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अक्टूबर और नवंबर महीने में डेंगू तेजी से अपने पैर पसार सकता है, जिसके लिए अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में 6 नए डेंगू के केस सामने आ चुके हैं। इन 6 केसेस में के साथ अब गुरुग्राम में डेंगू ने अर्धशतक मार दिया, यानी अब गुरुग्राम में डेंगू के 49 मामले हो चुके हैं, जिसको देखते हुए हेल्थ विभाग की भी अलर्ट हो गया है। सरकारी अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड भी बना दिया गया, साथ ही 1 दर्जन बेड इमरजेंसी वार्ड में भी डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को भी कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि डेंगू के मरीजों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करें और उसे निर्धारित फीस ही चार्ज करें। अभी तक डेंगू के कुल मिलाकर गुड़गांव में 49 मामले हैं और पिछले 24 घंटे में 6 केसेस आए हैं। डेंगू के कुल मिलाकर अभी तक 49 केस और मलेरिया के 2 केस हैं। डेंगू को देखते हुए हमने, क्योंकि इसका अक्टूबर और नवंबर में पीक सीज़न होता है, नवंबर में मैक्सिमम केसेस आते हैं, इसको देखते हुए हमने अपने जो सरकारी अस्पताल में है वहाँ पर हमने एक 30 बेड का डेंगू वार्ड अलग से स्थापित किया है और इमरजेंसी में 12 बेड की हमने अलग से सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर पीक में या फीवर के केसेस बढ़ते हैं तो उन। और वही देश को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रशिक्षण केंद्र एसएसपी मौजपुर अलवर के जवानों ने अलवर से दिल्ली तक साइकिल रैली की शुरुआत की है। आगामी 2 अक्टूबर को साइकिल रैली दिल्ली राजघाट पर जाकर समापन होगी। प्रशिक्षण केंद्र सशस्त्र सीमा बल अलवर राजस्थान से होती हुई साइकिल रैली गुरुवार को जिला के मुंडाका बॉर्डर पहुंची। इस मौके पर फिरोजपुर जुरका के थाना प्रभारी रमेश चंद ने एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट रुपेश शर्मा को बुके देकर हौसला बढ़ाया। वहीं साथ ही पुलिसकर्मियों ने जवानों को फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान भी किया। पलवल में यमुना नदी में डूबे 11वीं कक्षा के दूसरे छात्र का शव भी हसनपुर थाना पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने शव की पहचान गांव रहीमपुर निवासी 16 वर्षीय रोहित के रूप में की है। दरअसल सोमवार की दोपहर को 2 छात्र सचिन और रोहित रहीमपुर के पास यमुना नदी में नहाते इस समय डूब गए थे। इन छात्रों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीम, एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर तभी से लगे हुए थे। हसनपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि सतुआगढ़ी गांव के स्थानीय गोताखोरों ने उन्हें सूचना दी कि उन्हें नदी में एक युवक का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाया गया, जिसके बाद यमुना में डूबे छात्र के परिजनों को बुलाया। दूसरे छात्र सचिन का शव शेरगढ़ उत्तर प्रदेश से पुलिस को बरामद हुआ था। बच्चे नहाते हुए डूबे थे, जिनको एनडीआरएफ ने और हमारे जो सतुआगढ़ी के गोताखोर हैं राम बाबू और ये जो है इनके साथी हैं, इन्होंने तलाश किया। कल भी ये तलाश कर रहे थे टीप वगैरह से। जो आज राम बाबू और उसका भाई जो बाल किशन वो यहाँ पे अपने नाव यात्रियों को निकाल रहे थे, तो उनको एक डेड बॉडी दिखी, तो उन्होंने उनको निकाला बड़ी मशक्क़त के साथ। हमने भी उनका सहयोग किया और उनके परिवार वालों से उनको पहचान कराई, तो उन्हीं की पहचान हुई निक्कर से और हाथ पाँवों से उस डेड बॉडी की पहचान। तो मतलब सर दोनों, हाँ, एक शव जो है शेरगढ़ यूपी में मिला था और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।